स्क्रीन्स बिफोर द एज ऑफ 2 दे आर लाइक मेंटल जंक जो आप उनके जहन में डाल रहे हैं। कश्मीर लाइफ आज की मुलाकात ऑथर सीरीज़ में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज के इस शुमारे में हमारे साथ मौजूद है अम्बरीन रसूल, जिन्होंने कई शोबों में काम किया हुआ है। ये प्रोफेशनली तो एक कॉर्पोरेट लॉयर है, पब्लिशर है, एस्टैब्लिशिंग ऑथर भी हैं। कश्मीर के हवाले से बात करें तो इन्होंने रिसेंटली द क्विलर्स क्लब नाम से एक पब्लिशिंग हाउस इस्टेब्लिश किया है, जो कि पर्टिकुलरली कश्मीर के चिल्ड्रंस लिटरेचर की गैप को आइडेंटिफाई करता है, और साथ में ही इन्होंने अपनी डेब्यू बुक भी लिखी है। आज की इस मुलाकात में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी इस एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू सो मच अम्बरीन, आप इस शुमारे में शुमार हुई हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो अम्बरीन, आप ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं, आप कश्मीर में कहाँ से हैं और अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा जिस दीजिए। मैं श्रीनगर में पैदा हुई हूँ। मेरी स्कूलिंग भी श्रीनगर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुई है। 12th तक मैंने कश्मीर में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने पुणे से LLB कंप्लीट किया है, तो उसके बाद से प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई। जो ये लिखने का शौक है, ये किस तरह से पैदा हुआ? क्या आपको लगता है, बिकॉज यू हैव लाइक आपकी जो अर्ली लाइफ है वो श्रीनगर में गुजरी है, तो आपको लगता है कि उसका कुछ इन्फ्लुएंस आपके राइटिंग पर्सपेक्टिव पे पड़ा है? मेरी राइटिंग जर्नी टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने बहुत लेटली डिस्कवर किया। माय फादर इज अ डॉक्टर, तो वो जब बैठते थे अक्सर ही हैड दिस हैबिट, वो अपने थॉट्स जो भी सोचते थे ना, ही वुड राइट देम, यू नो, जैसे डूडलिंग कहते हैं। तो वो अपने सारे थॉट्स लिखते थे एंड देन वो अब काट के पेपर फेंक देते थे। इट वाज नॉट लाइक वेरी सीरियस राइटिंग, व्हाटएवर जो भी उनके जहन में चल रहा होता था लिखते थे। अननोइंगली वो आदत मैंने भी पिक की। तो बचपन से ही वर्ड्स जो हैं वो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम बने टू कम्युनिकेट। तो मैं भी इसी तरह पापा की तरह ही डूडल करती थी, लिखती थी और फेंक देती थी। अब मैं उस चीज को राइटिंग की शुरुआत बोलूंगी जो नेचुरली मेरे अंदर आई थी। बट आफ्टर दैट बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें पढ़ने का, मैगजीन्स पढ़ने का। तो इसलिए हमेशा से एक इंक्लिनेशन किताबों की तरफ था, वेदर इट्स रीडिंग और राइटिंग। वहां से शुरुआत हुई। कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जग्राफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख्खुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। अमरीन जी, हमें बताएं, जो लॉ की डिग्री आपने की है, ओके, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? आल्सो यू हैड प्रैक्टिस्ड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर लाइक 5 years। जी, उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। लॉ करने की मोटिवेशन यही थी, शायद कम्युनिकेशन स्किल्स बचपन से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो और काफ़ी इंक्लिनेशन था उस तरफ। सुप्रीम कोर्ट की जर्नी शुरू हुई राइट आफ्टर आई फिनिश्ड माय LLB। सुप्रीम कोर्ट की जर्नी आई थिंक मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि जितना भी डिसिप्लिन, जितना भी आर्टिकुलेशन मैंने सीखा है वो मैंने वहीं सीखा है। मैं एक्चुअली दो चीज़ें लीगल प्रोफेशन के बारे में यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हमारा एक मिसकंसेप्शन है, चाहे मूवीज़ के थ्रू हुआ है या किस वजह से हुआ है, एक तो सिर्फ हमको डेट मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है, कोर्ट रूम में बस यही चलता है, और दूसरा कि लॉयर्स जो हैं, वकील जो हैं, झूठ बोलते हैं। This is a very very common perception. Lawyers are liars. I've heard that. Yeah, but unfortunately not every, I mean fortunately not every lawyer is a liar. My mentor जिनके साथ मैंने काम किया, she was a very very upright woman. Luckily I never had to resort to any malpractice during my career as a lawyer, alhamdulillah. And second thing, अक्सर हमें लगता है कि कोर्ट रूम में बस आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बट होता क्या है, जब आपके पास
से केस आता है, आपको उसके बारे में एक पिटिशन बनाना होता है, एक स्टोरी जैसी, फैक्ट्स जो भी हैं उनको लेके एक स्टोरी जैसी बनानी होती है, जिससे आप जज को या सामने वाले को कन्विंस कर सकें कि मेरा जो साइड है दैट इज द करेक्ट साइड, ये मेरा नैरेटिव है। और जब आप वो पिटिशन बनाते हैं ना, तो कोर्ट में वही आर्ग्यू होता है। So you cannot argue anything beyond what you have written in the petition. 70% of a lawyer's job, in my opinion, is drafting a petition. That means that again comes down to writing. Okay. So that is my connection. आपको convince करने के लिए बहुत आर्टिकुलेट तरीके से लिखना होता है, सो दैट सामने वाला जो पढ़ रहा है वो कम टाइम में आपकी बात से मुतासिर हो सके। दैट इज ऑल्सो हाउ आई कनेक्ट माई जर्नी एज अ लॉयर विथ राइटिंग। So writing has been at the core of my personality in every professional field. अमरीन जी, आपने जो चिल्ड्रंस लिटरेचर की अगर हम बात करें, कश्मीर में बहुत कम देखने को मिलता है, या कहे देखने को ही नहीं मिलता है। सो आपने वो गैप आइडेंटिफाई किया एंड उसी के चलते आपने द क्विलर्स क्लब नाम से पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट किया। ये आइडिया आपको कहाँ से स्ट्रक हुआ? When I had my daughter, मैंने अपनी बेटी के लिए सबसे पहली किताब खरीदी जब वो 2 महीने की थी, एंड ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ सकती थी। बट मैंने क्या रियलाइज किया कि आई स्टिल रिमेम्बर, वो एक किताब थी अबाउट अ नाइट रूटीन ऑफ अ चाइल्ड। कुछ उसमें वर्ड्स नहीं थे, बोर्ड बुक थी, पिक्चर बुक थी, बस तस्वीर्स थी, और उसमें इस तरह से लिखा था जैसे टूथब्रश, तो टूथब्रश की इमेज बनी हुई है और नीचे लिखा है, उसके बाद था नाइट सूट, और उसके बाद था बेड, एक रूटीन सा था। व्हाट आई रियलाइज्ड इज, जैसे वो किताब उसके साथ तब तक रही, मतलब जब 1 साल 1.5 साल की हुई, बट आई रियलाइज्ड इज रादर देन मैं उसको बार बार बोलूं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो उस किताब से उसने खुद इम्बाइब कर लिया, वो एक रूटीन उसके जहन में बन गया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट इवन छोटे छोटे बच्चों के लिए बुक्स बहुत पावरफुल मीडियम है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का तो रोल नहीं रिप्लेस कर सकते, बट एक बहुत पावरफुल मीडियम है टू कम्युनिकेट टू चिल्ड्रन in a language that they understand. So धीरे धीरे as she grew up, I naturally passed down my hobby of reading to her. और अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी काफ़ी वो जल्दी इम्बाइब कर लिया एंड उसकी भी हॉबी बन गई। सो ड्यूरिंग her growing years मैंने काफ़ी सारी किताबें खरीदी, हर टॉपिक पे बच्चों के लिए किताबें आजकल हैं। आप चाहे बच्चों को आपको प्रोफेशंस एक्सप्लेन करने हो, चाहे आपको इवन अपना फेथ अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, इस्लाम के ऊपर इतनी सारी किताबें हैं, मॉरल्स के ऊपर किताबें हैं, इवन सिली स्टोरीज। आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट कश्मीर एंड कश्मीरी कल्चर। आई थिंक काफ़ी हम सब हुब्बे वतन जिसको बोलते हैं, कश्मीर से रूटेड है। करेक्ट। तो जब मैंने कोई एक किताब ढूंढी कि मैं अपनी बेटी को कश्मीर के बारे में दिखाऊं, आई कुड नॉट फाइंड एनी, एंड वो मेरे लिए एक वाज अ रेवलेशन फॉर मी कि कश्मीरी कल्चर पे बच्चों के लिए कोई किताब नहीं है। कश्मीर के ऊपर अडल्ट्स के लिए बहुत सारी किताबें हैं, जिनको एक्चुअली आपको सिखाना है उनके लिए कुछ भी नहीं है। So that's when I identified this gap. तब भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं लिखूंगी। जैसे जैसे साल गुजरते गए फिर भी कोई किताब आई नहीं, तो that's when I thought कि चलो मैं लिख। हाँ, and of course मैंने काफ़ी एंजॉय किया बच्चों के लिए लिखने में, बड़ा मज़ा भी आया मुझे इस पूरे प्रोसेस में। Once the creative part was over, अभी पब्लिशिंग के बारे में सोचना था, तो मैंने काफ़ी सारी जो चिल्ड्रंस बुक्स देखी थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो पब्लिशिंग हाउसेस पब्लिश करते हैं बच्चों की किताबें, वो डेडिकेटेड हैं टू चिल्ड्रंस बुक्स। फॉर एग्जांपल करडी टेल्स, प्रथम बुक्स, तुलिका बुक्स, पिकल योक बुक्स। सो आई नोटिस दैट देयर आर पब्लिशिंग हाउसेस व्हिच आर ओनली वर्किंग टुवर्ड्स चिल्ड्रंस बुक्स। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स दैट वी हैव। एंड व्हेन आई केम विद माय बुक आई रियलाइज्ड यहाँ तो कोई भी नहीं है पब्लिशिंग हाउसेस हैं, बट पर्टिकुलरली नहीं मिले। और बाय द टाइम बुक लिखी मैंने एंड इसका द क्रिएटिव पार्ट वाज ओवर, फिर तो जुनून वो हो गया कि आई वांट दिस बुक टू रीच करेक्ट ऑडियंस, बच्चों तक ये किताब पहुंचानी थी मुझे। तो दैट्स हाउ आई थॉट आई विल टेक दिस प्लंज, लेट मी ट्राई दिस। दैट्स हाउ क्विलर्स क्लब केम इनटू बीइंग। तो अमरीन, आपकी ये डेब्यू बुक है द एडवेंचर्स ऑफ आया एंड ज़ोई, इया एंड ज़ोई। सो इसकी क्रिएशन के बारे में हमें थोड़ा बताएं। इया इज माय डॉटर्स निकनेम एंड मेरी बेटी का नाम इनाया है।
and she used to call herself Iya when she was a little baby. और Zoe एक्चुअली एक हमारा पेट बर्ड है. Okay, तो ये रियल कैरेक्टर्स हैं. Okay, so it's based on real themes. Yes, and I noticed that जब भी मैं अपनी बेटी के साथ, हम बैंगलोर में रहते हैं, जब भी मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ, वो बड़ी क्यूरियस होती है ये क्या है, बिकॉज यहाँ हमारा माशाल्लाह कल्चर इतना यूनिक है, रिच है, यूनिक है. जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपको हर जगह नहीं मिलती. तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है ना, तो मुझे लगा कि हर बच्चे में ये होगी, जो भी खासकर वो बच्चे जो कश्मीर से दूर रहते हैं. आई एम श्योर उनके जहन में भी ये सवाल आते होंगे कि ये क्या है, वो क्या है. उस हवाले से दैट्स हाउ दिस book came into being. Okay. So do you have like a long-term vision for this Quillers Club, या कोई ऐसा project or titles that you are working on right now? Quillers Club is based on 2 initiatives basically. The ideology is, one is called Reading Rainbows और दूसरा जो है वो है प्रजनत. Reading Rainbows के थ्रू हम लोग वापस से रीडिंग को एज अ हॉबी री-इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्पेशली इन दिस डिजिटल एज ऑफ गैजेट्स, जहाँ यू नो चिल्ड्रन आर देयर फोन स्क्रीन्स वगैरह, उसमें जहाँ रीडिंग एज अ हॉबी इज एनीवे ऑन अ डिक्लाइन. और उसी तरह से हमारा जो कल्चर है, हम बच्चे भी और यहाँ तक कि हम भी अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं. तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके क्विलर्स क्लब जो है, वी विल ट्राई टू राइट एंड प्रमोट मोर एंड मोर चिल्ड्रंस picture books and children's books about Kashmir and Kashmiri culture. अब एक प्रोफेशनली अगर बात करें, कॉर्पोरेट लॉयर है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ यू आर अ पब्लिशर एज वेल एज एन ऑथर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप की एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी है. सो हाउ डू यू मैनेज टू बैलेंस ऑल ऑफ दिस? आई थिंक डिसिप्लिन इज द की. दिन का एक वक्त है जो मैंने डेडिकेट किया है टू माई प्रोफेशनल लाइफ. जहाँ तक कॉर्पोरेट लॉ का सवाल है, उससे मैंने फिलहाल के लिए ब्रेक लिया, बिकॉज यू कैन नॉट डू जस्टिस टू एवरीथिंग. आप लॉयर भी हैं, आप ऑथर भी हैं, आप पब्लिशर भी हैं, देन आप अपना 100% किसी चीज़ को नहीं दे पाएंगे. सो एज ऑफ नाउ आई एम फोकसिंग ऑन क्विलर्स क्लब एंड राइटिंग, बट पर्सनल लाइफ ऐसी चीज़ है जिससे ब्रेक नहीं ली जा सकती है. डिसिप्लिन से आप दिन के कुछ घंटे अलग निकालें जहाँ आप फोकस तरीके से काम पे ध्यान दें. व्हेन मेरी बेटी स्कूल में होती है, एंड द मोमेंट शी कम्स, माय टाइम बिलोंग्स टू हर एंड माय फैमिली. कभी कभार ओवरलैपिंग हो जाता है ऑफ कोर्स, बट देन मोस्टली दिस इज हाउ आई ट्राई टू बैलेंस. सो कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या आपका कोई मैसेज है टूवर्ड्स ऑडियंस, अगर पर्टिकुलरली बात करें पेरेंट्स को या चिल्ड्रन की तरफ, जो कि पर्टिकुलरली अगर राइटिंग की बात करें हम कश्मीर को लेकर, जो कि बहुत कम है, और रीडिंग, सो कोई ऐसी मैसेज और गाइडेंस जो आप कन्वे करना चाहती हूँ? जी बिल्कुल, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स करना चाहूँगी कि जब बच्चा, आजकल के जो बच्चे हैं, हम जानते हैं कि आजकल कितने स्क्रीन, गैजेट एंड ऑल ऑफ दैट, दिस इज द डिजिटल एज. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बच्चों को बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर रखें. ऐसा नहीं हो सकता है. हम भी, आई थिंक, हम जो ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो थ्रू टेक्नोलॉजी. बट माई मैसेज वुड बी दैट, पहली बात तो जो बच्चे हैं फ्रॉम एज 0 to 2, उनको तो बिल्कुल स्क्रीन नहीं आप दिखाएं, बिल्कुल भी नहीं. उनके जो माइंड्स हैं वो अभी स्क्रीन के लिए रेडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. पेरेंट्स खास करके इस तरह बोलते हैं, हमारा बच्चा तो फ़ोन के बगैर खाता नहीं है, हमारा बच्चा तो फ़ोन के बगैर ये नहीं करता, टैंट्रम्स थ्रो करता है. सोचने वाली बात है कि उस बच्चे को पहली दफ़ा फ़ोन किसने हाथ में दिया? हमने ही दिया है ना. तो थोड़ा आई अंडरस्टैंड, हमारी बहुत बिजी लाइफ्स हैं, और कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि 10 मिनट के लिए बच्चे को फ़ोन दे दे तो हम सुकून से कुछ कर सकें. जी, पर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म से सोचिए. टेक्नोलॉजी में कोई बुराई नहीं है, मगर जब वो टेक्नोलॉजी एक एडिक्शन बन जाती है, क्या आप विलिंगली अपने बच्चे को ड्रग एडिक्शन में डालेंगे? नहीं. सो स्क्रीन्स बिफोर द एज ऑफ 2, दे आर लाइक मेंटल जंक जो आप उनके जहन में डाल रहे हैं. तो मेहरबानी करके प्लीज़ आप अपने बच्चों को, और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, रीडिंग करवा लीजिए, स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन. उनको आप बुक्स दिखाएं, पढ़ाएं, आप उनके साथ गेम्स खेलें, आप उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएं. बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं.
तो ये तो 2 साल के बच्चों तक है। उसके बाद बेशक आप उनको स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते, पर कोशिश करें कि आप जो है उनको फोन की जगह टीवी पे आप उनको दिखाएं शोज, बिकॉज उससे क्या होगा, उससे पेरेंटल मॉनिटरिंग होगी। क्योंकि हमने देखा है कि आप यूट्यूब देखें तो आप स्क्रॉल करते जाते हैं और आपको खुद नहीं समझ में आता कि वक्त कहाँ चला गया और हम क्या से क्या देख रहे हैं। एज अडल्ट्स अगर हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं। Exactly. और अगर आपने उनको एक फोन पकड़ा दिया और वो खामोशी से एक कोने में बैठ के देख रहे हैं, हमें नहीं पता खुदा ना खास्ता वो क्या क्या देखेंगे। सो प्लीज एक लिविंग रूम में, मतलब हमाम में जहाँ पे भी टीवी है, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स साथ बैठे हैं चाहे पेरेंट्स साथ बैठे हैं, एटलीस्ट किसी को तो पता है ना कि बच्चा देख क्या रहा है जी। उसके बाद आप जो है खुद देखें कौन से शोज हैं जो आपके बच्चे देख सकते हैं। टाइमिंग सेट करें कि 1 घंटा बच्चा देख सकता है, बाकी टाइम कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड मैं इस बात पे आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि रीडिंग एक बच्चे के ब्रेन के लिए कितनी ज़रूरी है, इसके कितने बेनिफिट्स हैं। मेरे ख्याल से अगर इस बात पे हम बात करें तो एक पूरा एपिसोड हो जाएगा। तो गूगल पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देखें कि कितना ज़रूरी है रीडिंग बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बस मेरी यही मैसेज है कि आप जो है अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएं, आप अपने बच्चे के साथ बुक्स पढ़ें आप। और एक और चीज़ कि अपने बच्चे को अपने कल्चर के बारे में बताएं। दे शुड फील प्राइड इन देयर कल्चर एंड नॉट एनी शेम। कश्मीर का जो कल्चर है वो इतना रिच है, हमारी हेरिटेज। और कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं है। आप हमारे हैंडीक्राफ्ट्स देखिए, आप हमारा क्विजीन देखिए। कश्मीर की जो एक यूनिक पोजीशन है जहाँ हमारा जो इंडिजीनियस कल्चर है वो अमालगमेट हुआ विद सेंट्रल एशिया, और अमालगमेट होने के बाद वो एक यूनिक सा कल्चर बन गया विच आई थिंक नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। इतना खूबसूरत कल्चर है हमारा। प्लीज अपने बच्चों को सिखाएं, खुद भी सीखें, एंड दे शुड फील प्राइड इन देयर हेरिटेज कि हम कश्मीरी हैं। आज की मुलाकात में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप सब बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।